दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी जो खबर आई है वो कि अमेरिका की पनडुब्बी ने ईरान के एक नौसैनिक जहाज को भारत के समुद्री तट के पास, जो भारत से वापस ईरान जा रहा था, उसको डुबो दिया है। वो लड़ाई क्षेत्र से करीब 2000 किलोमीटर दूर था, अंतरराष्ट्रीय सीमा में था। वहां पे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था और अमेरिका को भी ये पता था कि ये जो ईरान का जहाज है, ये एक समारोह में भाग लेने भारत आया था और उससे वो वापस जा रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर उसके पास ना हथियार होते हैं और ना ही किसी भी तरह की कोई मारक क्षमता होती। ऐसी स्थिति में निहत्थे को मारना क्या समझदारी थी? और इसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्रेडिट लेना कि हमने ईरान के जहाज को डुबो दिया, इससे हमारी पूरी दुनिया को ताकत पता लग गई, इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती? आज दोस्तों हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऐसी हरकत अमेरिका ने क्यों करी और इससे पूरी दुनिया में क्या बदलाव आएगा। क्योंकि ये घटना जो हुई है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है, सामरिक भी, राजनीतिक भी और कई लेवल पे अब हमें इसको समझना होगा। इसलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इससे अमेरिका की आने वाली रणनीति और इससे बढ़ते हुए खतरे के बारे में भी हमें समझने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, मैं इस बात को यह कह रहा हूं कि जब अमेरिका के विमान वाहक जो उन्होंने जहाज खड़े किए थे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, जब ईरान ने अपनी मिसाइलें दागना शुरू किया तो उनको लगा कि उनके जो समुद्री जहाज है और खासकर जो विमान वाहक पोत है, जो अपने आप में आज की दुनिया में एक सबसे इजी और बड़ा टारगेट हो जाता है, उसको उन्होंने ईरान की सीमा से करीब 1 से 1,500 किलोमीटर दूर जाके खड़ा कर दिया ताकि ईरान की मिसाइलें वहां ना पहुंचे। अब खबर ये आ रही है कि उसके बाद भी ईरान की मिसाइलों ने उस पर हमला किया और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी यूटिलिटी ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई। ऐसी स्थिति में अब अमेरिका को अपनी ताकत दिखानी थी। जब पानी की सतह के ऊपर अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है और सैटेलाइट से आप उसको आसानी से देख सकते हो और सुपरसोनिक मिसाइल को जिससे आपकी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकती, उससे अगर आपके जहाज और खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर पे खतरा होता है तो आपको वहां से भागना ही एकमात्र रास्ता बचता है और अमेरिका ने यही किया। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना था। तो जब एयरक्राफ्ट कैरियर काम में के नहीं रहे तो उन्होंने अपनी सबमरीन्स को या पनडुब्बियों को लड़ाई में उतारा। अब मजे की बात यह है कि वो भी खाड़ी से दूर ही ऑपरेट कर रही। उन्होंने ईरान के बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर एक ईरान के जहाज को, जो भारत से वापस ईरान की तरफ जा रहा था, उसको डुबो दिया। अब ये कीर्तिमान और ये बहादुरी का परिचय बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका पूरी दुनिया में बखान कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इससे अमेरिका ने अपने लिए सिरदर्दी खड़ी कर ली, और वो क्यों, उसकी चर्चा अब हम आगे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसको ये कहा जा रहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है इस पूरी लड़ाई में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो यही है। एक तो अमेरिका ने सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, और जिस तरह से हरकत करी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो रूल्स ऑफ सी है कि अगर आप समुद्र में किसी भी तरह की गतिविधि करते हैं तो उसके कुछ अनरिटन रूल्स हैं, जिसको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब आपको पता है कि ट्रंप साहब के लिए तो कोड ऑफ कंडक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इंसानियत, मॉरलिटी, एथिक्स, वो ट्रंप साहब की डिक्शनरी में नहीं है। इसीलिए जब उनसे ये पूछा गया था कि क्या चीज आपको रोक सकती है, तो उन्होंने कहा मेरी अपनी मॉरलिटी। मतलब वो अपने डॉक्यूमेंट, अपने रेफरेंस पॉइंट खुद डिसाइड करते हैं, उनको समाज की मान मर्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर हुआ क्या, जब अमेरिका ने ईरान के युद्ध पोत को मार गिराया या डुबा दिया, ऐसी स्थिति में क्या हुआ
जो दुनिया में वॉरशिप सेफ्टी इन इंटरनेशनल वाटर इज गॉन। अब किसी का भी जहाज, अगर मान लीजिए अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में घूम रहा है और चाइना की पनडुब्बी आके उसको गिरा देती है और चुपचाप वापस चली जाती है, उस स्थिति में अब अमेरिका क्या कहेगा? कौन से कानून का सहारा लेगा? कैसे कहेगा कि साहब चाइना ने जो किया वो गलत है? क्योंकि अब ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका तैयारी करेगा। कल को मान लीजिए क्यूबा के ऊपर वो आक्रमण करता है और वहां पे रशियन या चाइनीज सबमरीन्स अमेरिका के जो वहां पे जंगी जहाज है उनको गिराना शुरू कर देती है, डुबाना शुरू कर देती है। अब आप कौन से कानून का सहारा लो? ये बात भी अब समझने की है। इसका मतलब ये है कि 2000 मील दूर ईरान से न्यूट्रल स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर के पास जो एक जहाज रिटर्न हो रहा था, वहां पे आपने उसके ऊपर हमला किया जो नो वॉर जोन था। इसका मतलब आपने इस भाषा को बदल दिया, इस जो सम्मान था, इसकी जो मर्यादा थी, उसको अब आपने तोड़ दिया। कहा यह जाता था कि जो वॉरशिप्स हैं इंटरनेशनल वाटर में, अगर वो बैटलफील्ड से दूर है तो बगैर वार्निंग के उन पे अटैक नहीं किया जाएगा, ताकि आप उनको बता सकें कि आप यहाँ गलत क्षेत्र में आ रहे हैं और हम आप पे कार्रवाई करेंगे, ताकि जो भी उनको कम्युनिकेट करना है, जो स्थिति क्लियर करनी है, वो कर सके। लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। लेकिन आज से पहले तो यही होता था, जब यूएस, रशिया, चाइना, इनके जब जंगी जहाज उनके क्षेत्रों में से निकलते थे या उनके आसपास निकलते थे, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम इस काम से जा रहे हैं, आप हमें तंग मत करिएगा, और वो इस बात को रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन अब क्या होगा? इसका मतलब ये है अब एनी नेवल वेसल एनीवेयर कैन बी ए टारगेट नाउ। अब अमेरिका के जहाज अगर दुनिया में कहीं पे भी हैं और रशिया को लगता है कि अब चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई है, इंडियन ओशन में अगर रशियन सबमरीन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को गिरा देती हैं या डुबा देती हैं, तो अब आप क्या बोलोगे कि वो तो वॉर जोन से दूर था, तो आपने ईरान में क्या किया? तो सवाल इस बात का है कि इस समय अमेरिका ने अपने ऊपर बहुत बड़ा खतरा ले लिया है। कुल मिला के जो ज्योग्राफी है, जो नेवल वॉर की ज्योग्राफी है, जो पहले उस जिस देश पे हमला होता था उसके आसपास होती थी, अब पूरा समुद्र आपने टेक्निकली एक वॉर जोन बना दिया है। आउट ऑफ एरिया स्ट्राइक डॉक्ट्रिन हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप युद्ध क्षेत्र से दूर भी हैं, अब हम आपको मार गिरा सकते हैं। यही तो अमेरिका के जनरल ने बोला कि इट इज अ प्रूफ दैट अमेरिकाज एबिलिटी टू हंट, फाइंड एंड किल एन आउट ऑफ एरिया डिप्लॉयर। आउट ऑफ एरिया डिप्लॉयर को अगर आप किल करते हैं तो ये जो डिफेंस रूल्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका वायलेशन है। लेकिन अब ये इसको पब्लिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब रूल क्या बन गया? इसके हिसाब से फिर कंट्री इज एट द वॉर विद अनदर, इट्स शिप्स कैन बी अटैक्ड एनीवेयर ऑन अर्थ। मान लीजिए अब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर है, कल को मान लीजिए यूरोप वॉर में एंटर होता है या अमेरिका किसी तरह से रशिया पे अटैक करता है, तो रशिया के लिए बहुत आसान होगा अमेरिका के जितने जहाज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं अपनी पनडुब्बियां भेज के उन सबको गिराना शुरू कर दे, उनका डुबाना शुरू कर दे। तब अमेरिका क्या करेगा? ये बात समझने की है। मान लीजिए कल को ताइवान के ऊपर चाइना हमला करता है और बदले में यूरोप और अमेरिका ताइवान का साथ देते हैं और चीन पे अटैक करते हैं और चीन की पनडुब्बियां पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी अमेरिका के जहाज खड़े हैं उन सबको डुबोना शुरू कर देती हैं। तब उस स्थिति में क्या होगा? क्या अमेरिका की कह पाएगा कि आप गलत कर रहे हैं? ये बदलाव अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक हो गया है। इसका मतलब जितने भी समुद्र हैं और महासागर हैं टेक्निकली अब वो सब बैटलफील्ड बन गए। इसके अलावा न्यूट्रल वाटर्स आर नो मोर सेफ जोन्स। अब यह भी बात की जा रही है कि अभी तक आप न्यूट्रल वाटर में थे, आप इंडिया के इकोनॉमिक जोन में थे या श्रीलंका के बॉर्डर के पास थे, ईरान का वहां से कोई लेना देना नहीं था। आपने जब ये हरकत करी, इसका मतलब न्यूट्रल वाटर नाम की अब कोई चीज नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई भी आपके जहाजों को भी जहां चाहे वहां गिरा सकता है। अब ये समझिए दोस्तों कि अब आप पूरी दुनिया में शिपिंग होती है। अभी तक आप लोग डिफेंस शिप्स की बातें करते थे, अब कल को आप ये भी कहेंगे कि कमर्शियल शिप्स के अंदर
हथियार लेके आप जा रहे थे, स्पेयर पार्ट्स लेके जा रहे थे, ड्रोन के पार्ट्स जा रहे थे, इसलिए हमने गिरा दिया। अब इसका कोई अंत होगा? मुझे तो नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि अब स्थिति बहुत बदल गई है। पहले क्या होता था? कंट्रीज अवॉइड मिलिट्री एक्शन नियर न्यूट्रल जोन। अब क्या हो गया? कॉम्बैट कैन अकर इवन इन द रीजन्स इन्वॉल्विंग न्यूट्रल कंट्रीज। अब आप किसी भी जगह पे हो, चाहे आप लड़ाई कर रहे हो या नहीं। अब यूक्रेन की लड़ाई है, मान लीजिए कि इसमें अमेरिका या यूरोप दखल देता है, तो रशिया की तरफ से जो भी पनडुब्बी हैं दुनिया में, अब कहीं पे भी अगर इनके जहाज खड़े होंगे, उनको वो डुबा सकते हैं। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब एक्सीडेंटल एस्केलेशन बढ़ गया, डिप्लोमेटिक क्राइसिस बढ़ गई एंड प्रेशर ऑन न्यूट्रल स्टेट। अब आप बताइए कि आज के बाद अगर मान लीजिए हम किसी और देश के जहाज को अपने यहाँ बुलाते हैं सेरेमनीज के अंदर, क्योंकि भारत में मिलन सेरेमनी हुई थी विशाखापट्टनम के पास, करीब 63 देशों की नेवियां वहां आई थी। ऐसी स्थिति के अंदर अगली बार अगर किसी के साथ होता है तो गारंटी कौन लेगा? इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा जो ग्लोबल सेटबैक सबके सामने आ गया है। अब सवाल किस बात का? जब आपका एयरक्राफ्ट कैरियर काम नहीं कर रहा और वो हाइपरसोनिक मिसाइल के टारगेट में है, तो अब दुनिया की जितनी बड़ी नेवीज हैं अब वो फोकस करेंगी सबमरीन पे। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपने आप में कभी एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था, अब वो लाइबिलिटी बन गया। अब जो चीज सामने आई है, जिस तरह से अमेरिका की पनडुब्बी ने अटैक किया, क्योंकि इस पनडुब्बी को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, अब पूरी दुनिया का फोकस हो जाएगा सबमरीन्स पे। इसका मतलब पूरी दुनिया में पानी के नीचे अब सबमरीन्स घूमेंगी। अब किसी को नहीं पता कि किसकी सबमरीन कहाँ है, कब है, किसकी टेरिटरी में है, और ये सब चीजें आने वाले दिनों में और खतरनाक होंगी। क्योंकि जो पहला यूएस टॉर्पेडो सिंकिंग था, ये अब हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विद द हेल्प ऑफ सबमरीन। अभी तक जो सबमरीन का इस्तेमाल होता था वो डिटरेंस के लिए होता था कि यार उस क्षेत्र में मत जाओ, वहां पे उस देश की सबमरीन होंगी, वहां पे आपको खतरा हो सकता है, तो उस क्षेत्र को अवॉइड करो। अभी तक वो डिटरेंस के लिए और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होती थी, पहली बार अटैक के लिए इस्तेमाल हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका मतलब अब पूरी नेवी में काम करने का तरीका बदलेगा। नाउ दे आर एक्टिव हंटर्स अगेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मर्चेंट नेवी है, टैंकर्स है, वॉरशिप्स है, अब उनको नहीं पता कि उनके ऊपर कब और कहां अटैक करेगा। इसका मतलब आने वाले समय में मर्चेंट नेवी के ऊपर भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोचिए कि जो नाविक उस कमर्शियल शिप में है या मर्चेंट नेवी शिप्स में है, उनकी टेंशन कितनी बढ़ जाएगी कि पता नहीं कौन सी सबमरीन कहां से किधर से अटैक कर दे। पहले तो ये था चलो हम इंटरनेशनल वाटर्स में है, वॉर जोन से दूर है, हम सेफ है। अब वो सेफ्टी फैक्टर खत्म हो गया। इसका मतलब अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो हो रहा है समुद्र में, अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। अब शिपिंग लाइंस के लिए टेंशन है, और जब वहां टेंशन है तो आप इस बात को समझिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ेगा। दुनिया में जो शिपिंग जो हम पहले सबसे सस्ता साधन मानते थे, अब वहां पे भी जो है कॉस्ट बढ़ने लगेगी। कमर्शियल शिपिंग इज नाउ ए स्ट्रेटेजिक टारगेट। अब अगर मान लीजिए आप मेरे से दुश्मनी कर रहे हैं, तो अब मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि ये नेवी का शिप है या कमर्शियल शिप है, इंटरनेशनल वाटर में है या वॉर जोन में है। अब ये मान मर्यादा खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? अब शिपिंग हॉल्स, इंश्योरेंस कोलैप्स एंड ऑयल प्राइस हाइक, ये सब चीजें अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जो हुर्मुज के अंदर हम बात कर रहे थे कि अब शिपिंग लाइंस वहां चालू हो जाएंगी। अब अगर अमेरिका ने ईरान के शिप को डुबो दिया है, अब आप सोचिए कि क्या ईरान को आपने फ्रीडम नहीं दे दी कि हुर्मुज से गुजरने वाला कोई भी शिप अब टारगेट बन सकता है? क्योंकि आप तो वॉर जोन में हो। अमेरिका ने तो पीस जोन में, अवे फ्रॉम वॉर जोन अटैक किया है। हम तो वॉर जोन की बात कर रहे हैं। हमें क्या पता ये फेक फ्लैग है? आप लिख के उस पर दिखा दोगे कि साहब ये तो ब्राजील का फ्लैग है और हो सकता है अंदर अमेरिका के लिए गुड जोन। कहने का मतलब ये है कि स्थितियां बहुत तेजी से बदल जाएंगी। जो अभी तक शिपिंग लाइंस प्रोटेक्टेड थी, अब वो इकोनॉमिक बैटलफील्ड के रूप में बदल जाएंगी। और जैसा मैंने कहा कि इंश्योरेंस लॉज और मैरीटाइम लॉज, ये सब चीजें अब बदलेंगी, खर्चे बढ़ेंगे। इंश्योरेंस गारंटी जो है वो देने से कंपनियां घबराएंगी, और अगर इंश्योरेंस गारंटी नहीं मिली तो एक्सपेंसिव कार्गो लेके शिप्स कैसे जाएंगी? तो शिप्स मूवमेंट बंद होगा, दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा।
और चाहे वो फिर शॉर्टेज ऑफ ऑयल्स हो, कमोडिटीज हो, या बाकी जो सप्लाई चेन्स है, बाकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जो मूव करते हैं, उन पे अब एक खतरा मंडराने लगा है। इसका मतलब ये जो एस्केलेशन हुआ है ये एक एसिमेट्रिक है, ये कोई लॉजिकल नहीं रहा। इसका मतलब अब टारगेट में इंक्लूड वॉरशिप्स, ऑयल टैंकर्स, लॉजिस्टिक्स वेसल्स, कमर्शियल शिपिंग। अब ये सिर्फ गल्फ में नहीं रहेगा, अब ये पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी अब शिपिंग होती है, अब वो सब टारगेट में आ जाएंगे। अब इसके साथ एक मैसेज और क्या है, शायद ईरान के माध्यम से अमेरिका ने रशिया और चाइना को भी ये मैसेज दे दिया है कि अब तुम्हारे नेवल एसेट्स भी दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं है। अब जब आपने चाइना और रशिया को ये थ्रेट कर दिया तो क्या होगा, अब वो एंटी सबमेरिन वॉरफेयर पे खर्चा करेंगे कि वहां की सबमेरिन्स को कैसे डिटेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करें। और जो कन्वॉय सिस्टम्स थे कि अब हम हमारे साथ जो कमर्शियल शिपिंग है उसके साथ हम अब अपने डिफेंस शिप्स भी भेजेंगे प्रोटेक्शन के लिए, नेवी शिप्स भी, और एस्कॉर्टिंग हम करेंगे। अब आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि अभी तक आप डिफेंस के जो शिप्स थे आप उनको अपनी टेरिटरी में आने नहीं देते थे, अब वो कहेंगे हमें आप पे भरोसा नहीं है। तो पूरी दुनिया में सर्वेलेंस और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी तो आपने एक नेवी शिप को गिराया, अब आपका एयरक्राफ्ट कैरियर अगर दुनिया में कहीं पे भी इंटरनेशनल वाटर में है और उनको पता है कि आप चाइना की तरफ मूव कर रहे हो या रशिया की तरफ मूव कर रहे हो, तो उनकी सबमरीन्स तो पहले ही आपके ऊपर टारगेट करना शुरू कर देंगे। आपका मूवमेंट और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर हाई वैल्यू टारगेट्स। अगर किसी भी कंट्री का एयरक्राफ्ट कैरियर डूबता है या डिस्ट्रॉय होता है तो आप समझिए वो कितनी बड़ी न्यूज होगी दुनिया में। इसका मतलब अब ईरान, चाइना, रशिया जो है वो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल पे डिप्लॉय करेंगे, अंडर वाटर ड्रोन्स की डिमांड बढ़ेगी, हाइपरसोनिक वेपन्स की डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज कैरियर्स आर इंक्रीजिंगली रिस्क एसेट्स देन ए डोमिनेंस टूल। पहले क्या था, एयरक्राफ्ट कैरियर है तो आपकी नेवी की शक्ति मानी जाती थी, आज वो लायबिलिटी बन गई। एक झटके में जो पहले आपके लिए एक ताकत थी, आज आपकी एक लायबिलिटी बन गई। ये चीज अब देखने को मिल रही है। तो इस सारे घटनाक्रम का एक जो डेवलपमेंट हुआ है, एक मूर्खता जो अमेरिका ने करी है, अब इससे पूरी दुनिया में क्या असर होगा, इसको अगर हम ध्यान से समझें तो सबसे पहले जो नेवल वॉर है अब ये पूरी दुनिया में फैल गई। अब ये कहीं पे भी किसी भी जहाज को गिराया जा सकता है, अब ये बात हो गई। शिपिंग लाइंस जो है वो सारी की सारी अब आपको मिलिटराइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि पता नहीं किसकी सबमरीन कब कहाँ पहुंच जाए। इंश्योरेंस सिस्टम्स जो है अब वो कोलैप्स करेंगे, क्योंकि वॉर जोन को छोड़ के बाकी जगह इंश्योरेंस होती थी, अब वो भी मुश्किल हो जाएगा। सबमरीन वॉरफेयर जो पहले कोल्ड वॉर के समय में इतना बढ़ गया था, अब वो भी दोबारा फोकस में आएगी। और जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं जैसे भारत और श्रीलंका, हमारी गलती नहीं थी लेकिन हमारे वाटर में ये प्रॉब्लम हुई, हमारे समुद्री तट के पास ये गड़बड़ हुई, तो हम लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पूरे जंजाल में फंस जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वॉर एट सी इज नो लॉन्गर ए जोग्राफिकल लिमिटेड। अब सवाल इस बात का है कि अब समुद्र में कहीं पे भी सबमरीन आपको डुबा सकती है। अब सवाल इस बात का है कि अब जो लिमिट की हम बात कर रहे थे, अब वो लिमिट हो गई खत्म। और कुल मिला के अब जहां जहां समुद्र है अब वो बैटलफील्ड है। इसका मतलब पहले जो फिजिकल बाउंड्रीज हुआ करती थी कि आपका बॉर्डर, यहाँ मेरा बॉर्डर, और ये लड़ाइयाँ सिर्फ उस बॉर्डर तक सीमित रहती थी, अब इस घटना ने जो लड़ाई है वो पूरे ग्लोब पे फैला दी, क्योंकि वन ग्लोब हैज बिकम ए बैटलफील्ड। क्योंकि सब जगह पानी है, अंतर्राष्ट्रीय पानी है, समुद्र है, और वहाँ पे डिफेंस जो नेवी के शिप्स हैं वो भी घूमते हैं, कमर्शियल शिप्स भी घूमते हैं, और उसी पानी के अंदर पनडुब्बियां भी घूमती हैं। तो कौन कब किसको कहाँ टारगेट करेगा अब आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब पूरा समुद्र जो पहले एक पीसफुल जोन कहलाता था और सिर्फ लैंड बाउंड्रीज पे कन्फ्लिक्ट रहते थे, अब पूरी दुनिया एक हिसाब से वॉर जोन बन गई है। ये किया है एक मूर्खता का काम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, किस तरह से पूरी दुनिया की नेवीज अपने आप को तैयार करती हैं, क्योंकि अभी तो ये डेवलपमेंट हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, इसके आने वाले दिनों में जो परिणाम मिलेंगे वो काफ़ी घातक होंगे। इसीलिए
बहुत सोच समझ के काम करना होता है। जोश जोश में इन्होंने ईरान के शिप को तो डुबो दिया, लेकिन कहां और कैसे, इसने पूरी दुनिया की रणनीति को बदल दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए और ये भी बताइए कि आपको लगता है कि क्या अमेरिका ने ये जो डेवलपमेंट किया, जो जिस तरह से ईरान के शिप को डुबाया, क्या वो उचित था? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।